नाजरीन, मैं हूं सैयद महमूद पीर, एडिटर द पीर टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका नाम है मोहम्मद गौस साहब, जो BCS MA करके है और मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट है और प्रेसिडेंट टीपू सुल्तान पार्टी भी है। और हमारे गौस साहब को जो है वक्त में जो है बहुत ज्यादा नॉलेज है क्यों, और वो हमें आज बताएंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 की है और 1995 में क्या फर्क है, और ऐसे कई जो सवाल जो हमारे को ज्यादातर हमारे को नहीं मालूम, ऐसे सवाल पर आज हम गौस साहब से जो है हम मालूम करेंगे कि ये बिल में क्या हमारे लिए फायदा है और क्या नुकसान है। गौस साहब, अस्सलाम वालेकुम। द पी टाइम्स में वालेकुम आपका खैर अस्सलाम मकदम है। रहमतुल्लाह। वालेकुम आज हम अस्सलाम आपसे रहमतुल्लाह। गुजारिश कर आज हमारी गुजारिश है कि अब हमारे व्यूवर्स को जो है ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या है और 1995 एक्ट और अमेंडमेंट 2013 अमेंडमेंट में क्या फर्क है, ये दोनों में क्या फर्क है, ये आप जरा बता दिए तो मेहरबानी साहब। अभी आप देखेंगे तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 करके ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये वक्फ एक्ट कब आया, क्यों आया, ये हम जानेंगे तो इसका बारे में हम पूरी तरह जान सकते हैं। अभी पहले पहले अंग्रेज मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट करके लाया था। उसमें ये हेरिडिटरी राइट जो है वो इस्लाम में नहीं है, हेरिडिटरी राइट नहीं है, और ये जो मकसद के लिए ये जो चीज दिया गया है वो वक्फ नहीं है। ऐसा करने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ एक्ट, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट करके लाया था। उसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के जाने के बाद पहली बार पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने वक्फ एक्ट 1954 करके लाया। ये वक्फ एक्ट 1954 क्या बोल रहा है, व्हाट इज वक्फ करके बोल रहा है। वक्फ मींस परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह फॉर पायस रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज करके बोल रहा है ये 1954 वक्फ एक्ट। और ये 1954 वक्फ एक्ट में देखेंगे तो ये अगर एक प्रॉपर्टी वक्फ करके दे दिया गया है और उसमें कुछ भी डिसीजन उठाना होगा तो वक्फ बोर्ड के पास आएगा। वो वक्फ बोर्ड उस वक्त वक्फ कमिश्नर करके बोल के एक बनाया था, उस वक्फ कमिश्नर के जरिए से वक्फ को सर्वे किया गया था, कौन सा वक्फ है, वो वक्फ किस मकसद से बनाया गया है और उसका प्रॉपर्टी कितना है, और उस प्रॉपर्टी को कुछ भी सेल किया गया है या कुछ भी मिसहैंडल किया गया है तो वो मुतवली से उसके बदले में जो भी पैसा मिसअप्रोप्रिएट किया गया था वो वसूल किया गया था। तो ये वक्फ अमेंडमेंट वो जो 1954 एक्ट बनाया गया था उसमें ज्यादातर फ्लॉ था और उसमें लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता था। अगर एक प्रॉपर्टी बेच दिया गया है और उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड या मुतवली कुछ भी केस नहीं फाइल किया और वो वक्फ रिकवर करने के लिए ट्राई नहीं किया तो एज पर लिमिटेशन एक्ट वो वक्फ का राइट चले जाता है। वो 1954 एक्ट में ये प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या हुआ, 1985 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करके बोल के वक्फ एक्ट अमेंड करके 1985 एक्ट लाया गया था और वो एक्ट में ज्यादातर फ्लॉस था और उस एक्ट में पहले बार वक्फ प्रॉपर्टीज को लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है करके बोल के वो उसमें 85 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ रीजन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो इम्प्लीमेंट किया गया नहीं गया था। और उसके बाद 1995 एक्ट लाया गया था। उस 1995 एक्ट में ज्यादातर अगर कुछ इश्यूज था तो उस इशू के वजह से प्रॉपर्टी रिकवर करने में प्रॉब्लम था, टेनेंसी राइट्स को एस्टेब्लिश करने में, टेनेंट्सों को एविक्ट करने में, ये सब उसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया अगर ये एक्ट में प्रोविजंस होगा तो वो ट्रिब्यूनल को ही जा सकते हैं, अगर उसमें कुछ भी प्रोविजन नहीं है तो सिविल कोर्ट को जा सकते हैं करके बोल के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब ऐसा डिसीजन दे रहे थे। उसके बाद 2013 अमेंडमेंट आया। ये 2013 अमेंडमेंट में क्या किया, अगर कुछ भी इशू हो वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टी, whether the waqf is Shia waqf or Sunni waqf, if the dispute is with respect to waqf or its property,
इट शुड बी डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल करके बोल के इसमें अमेंडमेंट में लाया गया था। अच्छा, और उस 2013 में। 2013 में उसके बाद उसमें भी ज्यादातर डिसीजंस आए, ये सब चल रहा था, और 2024 में अब ये अमेंडमेंट लाया गया है। अच्छा अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान में देखेंगे तो जब इस्लाम आया, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि जिंदा थे, तभी से हिंदुस्तान में वक्फ आ गया। वसल्लम। पहला अच्छा वक्फ बनाया गया केरला में चेरमान मस्जिद, उसके बाद 1300 में तमिलनाडु में नताशावली दरगाह करके बोल के है, अच्छा। उधर वक्फ बनाया गया। बाद 800 साल के आगे अजमेर शरीफ में बनाया गया था, और इधर नागौर दरगाह है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला करके हिंदुस्तान के हर एक पार्ट में राजा महाराजाओं ने, जागीरदारों ने वक्फ बनाया। अच्छा तो ये वक्फ उसे इतना गांव, मतलब अब फॉर एग्जांपल ले लेंगे तो नागौर दरगाह के लिए एक 18 विलेज वक्फ बनाया गया। अच्छा नताशावलिया दरगाह के लिए कुछ 100 विलेजेस वक्फ बनाया गया। ओके। अच्छा तो ऐसा वक्फ हजारों के एकड़ में दिया गया था। उस वक्त राजा महाराजा जब रूल कर रहे थे, उसमें इनामदारी, जागीरदारी करके बोल के अलग से दिया था। मशरतुल खिदमत वक्फ, वैसा वक्फ में वेराइटीज है। तो ये सब है अभी। लेकिन ये वक्फ जिसके लिए बनाया गया, वक्फ एक्ट, जी साहब। ये वक्फ को उसके मुद्दे में काम करने ना दिया जाए। अंग्रेज किसके लिए मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बनाया, जो हजारों सालों से है, 100 साल के, 800 साल से ज्यादा, 1000 साल से ज्यादा हिंदुस्तान में वक्फ है। जी साहब। और अंग्रेज एक कॉन्सेप्ट लाया था जिसमें किसी को बच्चा नहीं हो तो वो जी। प्रॉपर्टी एस्टीट हो जाता था। अच्छा, एस्टीट मतलब गवर्नमेंट अपना, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपना करके बोल के रख लेता था। जी आपको पता होगा झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किस लिए जंग किया करके बोल के, जी। जानते हैं आप हिस्टोरिकल नहीं बैकग्राउंड? नहीं नहीं नहीं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बच्चा नहीं था, अच्छा। तो उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया। ओके। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल दिया, तुम्हें बच्चा नहीं है तो तुम हाँ। किसी को राजा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ओके। ये झांसी हमारा है करके बोल के ब्रिटिश छीनना चाह रहा था। हाँ तो उसके खिलाफ झांसी रानी ने जंग किया था। हाँ हाँ। लेकिन मुस्लिम प्रॉपर्टीज को ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर किसी को बच्चा नहीं हो तो किसी भी दरगाह के नाम से, किसी भी खानका के नाम से, किसी भी मस्जिद के नाम से वक्फ कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंग्रेज के हाथ से उसे हड़पना नामुमकिन हो गया था। जी जी जी। तो ये हड़पने के लिए मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट करके बोल के लाया था। जी सर। तो ये वक्फ एक्ट की माँ है ये मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। अच्छा अच्छा। तो इसका पर्पस क्या था, जो भी मुसलमान का प्रॉपर्टी है वो अपने पास नहीं आ रहा है, जी तो उसे हड़पने के लिए ये मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट करके लाके, इसमें हेरिडिटरी राइट्स नहीं है, मुस्लिम हेरिडिटरी राइट्स नहीं क्लेम कर सकता है, जी किसी साहब। भी वक्फ ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये वक्फ नहीं है, ऐसा जी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वक्फ नहीं है करके बोल के जी उसमें वांदा क्रिएट करने के लिए ये मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया था। जी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पीरियड में वक्फ का तो क्या करके बोल के डेफिनेशन आया, वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस ऑब्जेक्टिव होगा तो वक्फ है, जी सर। वरना वक्फ नहीं है। तो और 95 एक्ट में भी इसी तरह आया था। अब 2024 एक्ट वापस ब्रिटिश का जमाना हमें याद दिला रहा है, हो अच्छा अच्छा, वापस ब्रिटिश का जमाना याद दिला रहा है। अच्छा अच्छा। तो इसमें अब ये बिल को लेकर जो है साहब, बाज जने जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इसमें डिवीजन करे तो अच्छा रहता बोल के बोले, बाज जने जो है बिल को अमेंडमेंट करे तो अच्छा रहता बोल के बोले, बाज जनों का जैसे कि अब बीजेपी है वो मुसलमानों के तायद में जो है ये बिल अमेंडमेंट करे तो अच्छा रहता बोल के बोले। आखिर आपका जो तजुर्बा है, ये बिल
क्या डिवीजन होना अच्छा है, या अमेंडमेंट होकर जो है पार्लियामेंट में पास होना अच्छा है, या बिल खारिज या पूरे कुछ खारिज हो जाना अच्छा है सर? अभी ये लोटा भर आपको दूध देना हूं, सर उसमें 1 ड्रॉप जहर मिला के दे रहा हूं, तो उसे आप दूध बोलेंगे या जहर बोलेंगे? जहरे बोलेंगे सर उसको। तो ये अमेंडमेंट भी जहर ही है। आप देखेंगे तो वक्फ मैनेजमेंट, अभी वो जो वक्फ एक्ट है उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज करके बोल के एक लेंथी ऑब्जेक्ट दे दिया। सिर्फ वक्फ एक्ट नहीं है, वक्फ का प्रॉपर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी वक्फ करके बोल के हम बना रहे हैं करके बोल दिया। ओके, वेल एंड गुड, एक्सेप्टेबल। क्योंकि अभी वक्फ का मैनेजमेंट कैसा करना करके बोल के वक्फ बोर्ड को भी नहीं मालूम है और मुतवल्लियों को भी इसका जानकारी नहीं है। दे आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज देयर ड्यूटीज एंड रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। सर सर कोई भी वक्फ इंस्पेक्टर नो ऑब्जेक्शन देके प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। ऐसा सब प्रॉब्लम अभी चल रहा है। आज तमिलनाडु में देखेंगे तो 2000 करोड़ से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी सेल किया गया है। उसे वो एक वक्फ इंस्पेक्टर ने नो ऑब्जेक्शन दिया करके बोल के वक्फ प्रोटेक्शन फोरम करके एक ऑर्गेनाइजेशन केस डाल के हाई कोर्ट में डायरेक्शन लेके उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं किया करके बोल के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के बहुत सारा लंबा लेंथी प्रोसेस चल रहा है। अच्छा अच्छा समझो, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आना बहुत अच्छी बात है। जी सर। ठीक है, दूसरी बात, इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में ये केस दाखिल करेंगे तो 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर उसे कंक्लूड करना करके बोल के ये अमेंडमेंट में ला रहे हैं। ओके, दैट इज आल्सो गुड। अगर वक्फ बोर्ड में आप पिटीशन देके कुछ भी वक्फ बोर्ड में काम नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली वक्फ ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं करके बोल रहा है, वो भी गुड। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको कुछ भी काम नहीं हो रहा है या वक्फ ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं करके बोल के अमेंडमेंट में बोल रहा है, दैट इज आल्सो गुड। समझे आप? और ये डिटर्मिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, इधर सारा मुद्दा किधर आ रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। ये डिटर्मिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी करके बोल के इसे कलेक्टर के वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर एक कमेटी बनाया जाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो 1954 1955 में जो कमिश्नर ने जो इंक्वायरी चला के रिपोर्ट फाइल किया, प्रोफार्मा रिपोर्ट फाइल किया गया है, वो सब क्या है, उसका मायने क्या रखता है? तो कैसा तो अभी नए सिरे से सर्वे कर, थोड़ा रिपीट कीजिए सर प्लीज। अभी ये अमेंडमेंट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दे रहा है जी सर कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है डिटरमाइन करने का पावर वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है करके डिटरमाइन करने का पावर कलेक्टर के पास दे रहा है। जी सर। अभी ये पावर तो वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। वक्फ बोर्ड आके सेक्शन 5, 6, 7 ऑफ वक्फ एक्ट के मुताबिक वेदर सर्टेन वक्फ इज शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ, वेदर द प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, ये सब फॉलो करने के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है। सर अगर उसमें कुछ भी डिस्प्यूट आएगा तो आप सेक्शन 7 के तहत ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं। ओके। वो ट्रिब्यूनल ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है करके बोल के डिसाइड करेगा करके बोल के एक्ट में है। ओके सर। तो अभी उसमें आप अमेंडमेंट लाके कलेक्टर को क्यों पावर देना चाह रहे हैं? अच्छा, इसका खुलासा होना चाहिए। जी। जबकि जो है कलेक्टर को पावर्स देने के बाद ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला नहीं होगा बोल के भी अमेंडमेंट बिल में लिखा गया है। हाँ, ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट को जाने का भी पावर आ गया इसमें। जी। हाई कोर्ट को भी जा सकते, मतलब चेक्स एंड बैलेंस रखना ठीक है, लेकिन एक चीज को टोटली अबॉलिश कर देना, डेमोलिश कर देना ठीक नहीं है। जी सर। सर अभी मेरा सवाल का जवाब पूरा कंक्लूड नहीं हुआ सर। ये अभी इसको ये जो 2024 के बिल में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले सर का डिवीजन करना अच्छा है या उसको अमेंडमेंट करना अच्छा है या फिर वो बिल को खारिज करना जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है सर, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अभी
अभी इसमें देखेंगे तो आप क्या क्या ये अमेंडमेंट में ला रहे हैं करके देखेंगे तो सर टोटल 44 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। 44 44 छोटे बड़े करके बोल के। सर इसमें तो क्या बोल रहे हैं, पहले वक्फ एक्ट में क्या था, कोई भी इंसान वक्फ कर सकता है जी साहब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सर अभी देखेंगे तो महाराजा ने, राजाओं ने, सर इधर सरबोजी राजा करके बोल के था, सेतुपति महाराजा, रानी मंगम्मा करके बोल के बहुत नॉन मुस्लिम रूलर्स ने ओके वक्फ बनाया है। अच्छा अच्छा नॉन मुस्लिम रूलर्स वक्फ करके गए हैं। जी लेकिन वक्फ का एक कंडीशन क्या है, वो वक्फ को एडमिनिस्टर कौन कर सकता है, एक मुस्लिम ही कर सकता है। अच्छा अच्छा और वो पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जो है जी वो सिर्फ मुसलमान तक ही जा सकता है। ओके अगर वो पर्पस मुस्लिम नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन और मजहब वाले हैं, जी जूडा, सिख, कोई भी है, जी सर उन लोगों को भी वो बेनिफिट जाना चाहिए करके बोल के उसमें बनाएंगे तो वो वक्फ नहीं है। अच्छा अच्छा जो शरीयत में, जो इस्लाम में पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल करके रिकॉग्नाइज करके है, जी वो ऑब्जेक्ट में काम करेंगे तो ही वो वक्फ है। अच्छा अच्छा समझे, कौन भी वक्फ कर सकता है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आ रहा है वो वक्फ करना है तो एक आदमी 5 साल इस्लाम मुस्लिम बन के इस्लाम फॉलो करके रहेगा तो ही वो एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, नहीं तो वो वक्फ नहीं कर सकता है। प्रैक्टिसिंग इस्लाम है सर, प्रैक्टिसिंग इस्लाम। अगर इस्लाम प्रैक्टिसिंग इस्लाम की शरीयत के हिसाब से अगर एक बार अगर कलमा पढ़ लिया तो उन्हें मुसलमान हो जाता, जबकि वो शिर्क ना करे। और लेकिन इसमें 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम माने क्या क्या हिसाब से वो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ प्रैक्टिसिंग इस्लाम मतलब क्या, मैं वही बोल रहा हूँ सर, प्रैक्टिसिंग इस्लाम के मतलब क्या है। वो डेफिनेशन नहीं है। अच्छा और 5 साल प्रैक्टिस करेगा तो ही वो वक्फ कर सकता है करके बोल के एक रेस्ट्रिक्शन ला रहा है। अगर एक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करके हो गया जी सर तो उसे वक्फ करके वक्फ बोर्ड नहीं बोल सकता। अरे बाप फॉर एग्जाम्पल अभी इनाम फेयर रजिस्टर, ये पुराना टाइटल डीड, ये सब उठा लेंगे तो इतना बीघा, इतना एकड़, इतना एयर, इतना जगह करके बोल के वक्फ करके दे देते थे। जी सर बाद TSLR SLR करके बोल के रीसर्वे, सर्वे, न्यू सर्वे करके बोल के करते वक्त कुछ भी उसमें एरर आके वो आके गवर्नमेंट लैंड करके बोल के रेवेन्यू रजिस्टर में आ गया तो आप उसे वक्फ नहीं बोल सकते हैं करके बोल रहा है। जी वो प्रोफार्मा में हो या ना हो, जी उसे वक्फ नहीं बोल सकते हैं जी 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 करके ये अमेंडमेंट ला रहा है। अरे रे रे तो ये अमेंडमेंट आप बोले सर का वो दूध, एक लोटे दूध में जो है एक खतरा जहर डाल के जहर दी सर का हो जा रहा पूरा। और सर पुराना एक्ट में क्या था, अगर कुछ प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करके वक्फ बोर्ड का डिसीजन गलती होगा तो आप ट्रिब्यूनल को जा सकते हैं। अच्छा लेकिन अभी वो नहीं कर सकते हैं, कलेक्टर ही इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अच्छा 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 रेवेन्यू अथॉरिटीज को पावर दे रहा है। सर 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 वो डिवीजन का सर जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा बोले कि डिवीजन करे तो आई नीड डिवीजन नॉट, ये बोलने का जो बोले थे डिवीजन माने जैसे कि आगा खान का वक्फ अलग है, शिया का वक्फ अलग है, बोहरों का वक्फ अलग है। क्योंकि अल्लाह तो सबका एक है, बोहरों का अल्लाह एक है, शिया का अल्लाह एक है। शायद हो सकता कम्युनिटी के अपने अपने अकीदे अलग हो। अभी मैं उस मुद्दे के अंदर भी आ रहा हूँ। सर सर अभी देखेंगे तो पुराना 95 एक्ट के मुताबिक सेक्शन 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ बोर्ड के बारे में डील कर रहा है। तो उसमें वक्फ बोर्ड में फॉर्म कर सकते हैं करके बोल के 95 एक्ट में था। शिया बोर्ड कब फॉर्म कर सकते हैं,
more than 15% of the property is a Shia property, then they should have a separate board for Shia. more than 15%. More than 15% होगा Okay. तो शिया बोर्ड फॉर्म कर सकते हैं. जी साहब. अभी देखेंगे तो इलाहाबाद में शिया वक्फ बोर्ड है. साहब. आंध्रा में उठा लेंगे तो शिया वक्फ बोर्ड नहीं है जी. क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ शिया इज वेरी लेस. तमिलनाडु में ले लेंगे तो शिया वक्फ बोर्ड नहीं है. तो उन लोगों का पार्टिसिपेशन देने के लिए अभी इधर क्या कर रहे हैं, शियाओं को एक मेंबर से ले रहे हैं अंदर. जी. समझे. तो अभी आप शिया बोर्ड सुन्नी बोर्ड फॉर्म करना है तो सुन्नी का वक्फ, सॉरी शियाओं का वक्फ मोर देन 15% होना चाहिए. अप्पा. ओके. तो अभी आके ये बोरों का, आगा खानियों का वक्फ कितना होगा? 15%. जैसा शिया का वैसा कुछ भी इसमें डिमार्केशन नहीं किया गया है. ओहो. शियाओं के लिए अलग बोर्ड होना चाहिए, आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड होना चाहिए करके बोल के ये एक्ट बोल रहा है. लेकिन कितना परसेंटेज होगा तो गोरों के लिए बोर्ड होना चाहिए. अच्छा. कितना परसेंटेज होगा तो आगा खानियों के लिए होना चाहिए. उसमें कितना मेंबर्स आएंगे, वो मेंबर्स का नंबर कितना होगा. अभी देखेंगे तो इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ ले लेंगे तो 2 MP, जी सर, 2 MLA, जी, 2 मेंबर फ्रॉम बार काउंसिल, जी, तो 6 हो गए. जी, और 2 मुतवल्ली मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स. ये पूरे इलेक्टेड मेंबर्स 8 हो गए. टोटली 8 इलेक्टेड मेंबर्स. जी सर. And 1 Shia scholar in Shia theology, scholar in Sunni theology, करके बोल के 2 मेंबर. कितने हुए? और स्कॉलर इन सुन्नी 10 हो गए. और एक मेंबर सोशल सर्विस, इंजीनियरिंग, प्लान कमीशन, टाउन प्लानिंग, ऐसा ये फील्ड एक्सपर्ट होगा. अच्छा, वो एक मेंबर हो जाएगा. टोटल 11 मेंबर बोर्ड है. ये 11 मेंबर बोर्ड में 8 members are elected members. अच्छा, 8 members are elected. 3 members are nominated. 3 members are nominated members. और 95 Act में भी बराबर, 2013 Act में भी बराबर, there must be a more elected members. If the number of elected members is less than nominated members, then the board will be abolished. सुपरसीडेड करके बोल के है. समझे. लेकिन अब जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, इस अमेंडमेंट में पूरे नॉमिनेटेड मेंबर ही है. पूरे नॉमिनेटेड. इलेक्शन का नाम और निशान नहीं है उधर. अच्छा. लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स बोल के है ना सब, मैं देखा. कभी है, कहाँ है? देखो आप. अब देखिए इसके अंदर जो है 11 मेंबर्स, मैं वो सेक्शन 14 के तहत 1995 एक्ट के तहत 11 मेंबर्स, उसमें 8 मेंबर्स आर इलेक्टेड, 3 आर नॉमिनेटेड करके है. अभी जो ये बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बिल में देखेंगे तो ऑल विल बी नॉमिनेटेड करके बोल के एक ऐड किया गया है. और एक चीज, इसमें 2 MP के जगह में 1 MP, 2 MLA के जगह में 1 MLA, 2 बार काउंसिल के मेंबर के जगह में 1 बार काउंसिल मेंबर, 2 मुतवल्ली मेंबर के जगह में 1 मुतवल्ली, 2 थियोलॉजिस्ट के जगह में 1 थियोलॉजिस्ट, और लोकल बॉडी से 2. हाँ, लोकल बॉडी से, पंचायत हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कहीं कोई भी लोकल बॉडी से 2. कितने हुए? 2 2 6 7 8 11. 1 MLA, 1 MP, 1 मुतवल्ली, 1 मुतवल्ली, 1 बार काउंसिल मेंबर, बार काउंसिल, जी, 1 थियोलॉजिस्ट. जी. कितने हुए? 5. 2
2 इलेक्टेड मेंबर्स बॉडी इलेक्शन, 2 लोकल बॉडी मेंबर्स, लोकल बॉडीज, हाँ 7, जी, बाकी सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 7 8 9 10 11, 4 जो है 11 गवर्नमेंट जी। गवर्नमेंट सभी नॉमिनेटेड, अच्छा 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 इन्हें इलेक्शन नहीं चलेगा, अच्छा अच्छा समझे। इसमें 2 नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बता रहा 7 कैन बी नॉन मुस्लिम, कैन बी 7 कैन बी नॉन मुस्लिम, 2 नॉन मुस्लिम तो कंपलसरी है, 2 से ज्यादा उन्होंने 7 भी कर सकते हैं। हो सकता है। जी जी जी, क्या ये सही है हिसाब है? ये सही है क्या बोलो आप। अभी इधर तमिलनाडु में देखेंगे तो HRNC बोर्ड करके है, जी HRNC बोर्ड में काम में ज्वाइन करना हो तो इधर तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से एग्जाम चलता है, और वो एग्जाम में आप पास भी होंगे सर, अगर आप नॉन हिंदू होंगे। ओहो नॉन हिंदू होंगे तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं हिंदू हूं करके। ओहो, अगर आप नहीं देंगे तो आप उधर एम्प्लॉयमेंट में आप पास भी हो जाए तो भी आप वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते हो। अरे तो इधर वक्फ में डिसीजन लेने का जगह में नॉन मुस्लिम होगा, कैसा होगा। वैसे तो नॉन मुस्लिम से ऑफिसर्स आते नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किधर मेंबर्स आते हैं मेंबर्स जैसे कि नॉन आप मुस्लिम ऑफिसर, किधर आते हैं। अभी आप कहीं देखे तो आप कलेक्टर्स है, अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स में जो कलेक्टर्स है वो लेकिन वो जस्ट चेयरमैन रह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ कमेटी के लिए कमेटी को ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के नॉन मुस्लिम कोई भी ना तो सीओ आए ना कोई भी नहीं है ना साहब। देखिए जो कमिटी सब डालते हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जी समझे। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और स्टेट वक्फ बोर्ड है, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी ये कमिटी सब ये फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस ये कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप जी वक्फ एक्ट देखेंगे तो जी ऑल द डिसीजन शुड बी टेकन बाय द बोर्ड। जी चेयरमैन भी कुछ भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते, बोर्ड ही लेना पड़ता। सेक्शन 17 ऑफ वक्फ एक्ट के मुताबिक चेयरमैन इज अ पर्सन टू कन्वीन दी बोर्ड मीटिंग करके बोल के है। जी जी वो अपने आप अपने खुद कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जी सर समझे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमिटी जो भी है ये जस्ट वर्किंग कमिटी है, जी ये इसे कुछ भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, समझे। और इसमें जो सेक्रेटरी होगा वो इंस्पेक्टर ऑफ द वक्फ होगा। जी वो इंस्पेक्टर ऑफ वक्फ को कुछ भी पावर नहीं है, जी he is just an employee of the board, he can act as per the direction of the बोर्ड वक्फ बोर्ड एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समझे। तो जो वक्फ एक्ट 1954 में आया, जो वक्फ एक्ट 1995 में आया, जो वक्फ एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुआ, इसमें किसी में भी नॉन मुस्लिम को वक्फ में कुछ भी वक्फ बोर्ड में कुछ भी रोल नहीं दिया गया। ओहो तो इधर एक ही जगह ही मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो आ सकते हैं, इधर वक्फ ट्रिब्यूनल में। जी सर वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन सा आ सकते हैं, चेयरमैन बन के आ सकते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल का, और एक मेंबर बन के आ सकते हैं, और जी कंपलसरी उसमें ये मुस्लिम स्कॉलर होना जरूरी है जी वक्फ ट्रिब्यूनल, समझे। उधर ही नॉन मुस्लिम आ सकते हैं, इधर अच्छा वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम आना नॉन मुस्लिम आना रिस्ट्रेन था, रेस्ट्रिक्टेड था, उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। अभी इसमें लाना चाह रहे हैं। जी सर अभी ये चीज जो है सर जो अंग्रेज लाया मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, जी उसे याद दिला रहा है। जी सर अच्छा अच्छा, अंग्रेजों का जो है फिर वो लोग दोबारा लाके इसके ऊपर ये करना चाह रहे हैं पूरा। धुरा रहे हैं। इसीलिए मैं मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट से अपना ये इंटरव्यू स्टार्ट किया था। सर अभी अभी इतना सब होने के बाद अब बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज है, यानी वो ये नए बिल में क्या है, क्योंकि बहुत सारे मैं भी तो देखा जो प्रोफेशनल्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, वो लोग भी जो है बिल को शायद बराबर नहीं पढ़ सके, तो लोग कंफ्यूज में है। तो आप हमारे व्यूअर्स को और कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाह रहे सर? अभी जो हमारे
वो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि ये कम्युनिटी को डिवीजन कर रहा है, ये सब आगे मैं मानता नहीं हूँ। क्योंकि अगर देखिए मसले मसाइल के अंदर जाएंगे तो शियाओं का प्रैक्टिस कुछ सुन्नियों से डिफरेंट है जी सर। और गोरों का प्रैक्टिस शियाओं से डिफरेंट है जी और आगा खानियों का प्रैक्टिस शिया बोरों से डिफरेंट है कुछ जी कुछ सर। हद तक। जी जी। और किसी भी वक्त शिया वक्त में सुन्नी हक जता नहीं सकता है। अच्छा। गोरों का वक्त में शिया या सुन्नी हक नहीं जता सकता है। जी सर। वैसा ही आगा खानी का। लेकिन इन लोगों का परसेंटेज क्या है हिंदुस्तान में, सर। क्या है? जी अगर सुन्नी मुस्लिम ले लेंगे तो 10% होगा, तो शिया ले लेंगे तो उसमें 1% है। जी उस 1% में कुछ 5 या 6% गोरे होंगे, जी। कुछ आधा परसेंट आगा खानी और अगर कुछ अदर सिख होंगे। जी। अगर उन लोगों का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो उन लोगों में कितना एमएलए है, कितना एमपी है, ओहो। समझे? राइट। तो इसमें किसे मेंबर से डालेंगे? अच्छा। नहीं तो सभी नॉन मुस्लिम को डाल के एक ही एक गोरा और एक ही एक आगा खानी को डाल के वो बोर्ड बना देंगे क्या? अरे रे रे। ओके। ये सब क्लैरिटी नहीं है, जी जी। यह कुछ भी क्लियर नहीं है। जी साहब। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था 1400 साल में ही हिंदुस्तान में एक मस्जिद आ गया जी साहब। और वो आज भी है। जी सर। अल्लाह के फजल से उधर इबादत हो रही है। जी जी। 1300 साल कुछ आसपास, 1300 साल के आसपास तमिलनाडु में तिरुचि में नत्तरवली दरगाह करके बोल के आ गया जी और उधर भी आज भी इबादत चल रहा है, जी साहब। समझे? तो इसमें मसला मसाइल क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन में वक्फ बोर्ड अपना दखल अंदाजी करना जी और उसमें ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के स्टाफ ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं करके बोल के पैसा लेके कुछ भी एनओसी दे देना। इस जी वजह से आज वक्फों में ज्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है। जी साहब। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्ट बनाएंगे तो ठीक रहेगा। जी वो छोड़ के मुस्लिम वक्फों को एडमिनिस्टर करने के लिए नॉन मुस्लिम को लाएंगे तो मंदिरों को एडमिनिस्टर करने के लिए, चर्चों को एडमिनिस्टर करने के लिए मुसलमानों को आप अलो करेंगे क्या? जी इधर तो एम्प्लॉयमेंट में भी अलो नहीं करते हैं, जी हाँ। बगबोड़ों में तो एम्प्लॉयमेंट में नॉन मुस्लिम भी है, जी हाँ। लेकिन इधर हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल बोर्ड्स ये सब है ना, इसमें मुसलमानों को अलो, मुसलमान और क्रिश्चियनों को अलो नहीं कर रहे हैं। तो जी इसमें आप लोग कैसा डिसीजन लेने की जगह में आके बैठेंगे? आप लोगों को क्या पता है मुसलमान क्या करता है, वक्फ किस लिए बनाया गया है, इसमें कौन सा अकीदा फॉलो किया जा रहा है, शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ, या सुन्नी में हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी, इसमें कौन सा वक्फ, इसमें अकीदे में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये सब आप लोगों को क्या पता होगा? जी 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 तो आप लोग आके क्या करेंगे हमारे वक्फ बोर्ड में? जी जी जी। अभी मुसलमान रह गए इसमें ज्यादातर सुन्नी, सलफी, वहाबी करके बोल के प्रॉब्लम चल रहा है। और ये प्रॉब्लम भी चल रहा है कि ये सलफी लोग बोल रहे हैं दरगाह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी आप इधर तमिलनाडु में देखेंगे तो पीटर अल्फोंस करके बोल के एक पुराना एमपी है, वो बोल रहे हैं कि इस्लाम में दरगाह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे जो बाप रे। कांग्रेस अपने आप को बोल रहा है हम आके मुसलमानों का हमदर्द है करके बोल रहा है कांग्रेस, जी और तमिलनाडु का कांग्रेस लीडर बोल रहा है तमिलनाडु ये इस्लाम में दरगाह करके बोल के एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो अच्छा। हमदर्द को ही समझ में नहीं आ रहा है क्या दरगाह है, ये मुसलमान कैसा इसे फॉलो कर रहे हैं, दरगाह का अकीदा क्या है करके बोल के हमदर्द कांग्रेस लीडर को ही नहीं मालूम है, जी तो जो मुसलमानों के खिलाफ है उन लोगों को क्या मालूम होगा? जी 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 सर। सर तो अब फाइल फाइल। वक्त हमारा अकीदा है, जी सर। तो इसमें नॉन मुस्लिमों को अंदर लाना गलत बात है। जी सर। सर फाइनली अब ये बिल को अमेंडमेंट नहीं होने के वास्ते मुस्लिम को और दूसरे जो भी है उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि अब जॉइंट पार्लियामेंटेशन कमेटी डाल दिए का,
उसके ऊपर क्या है, फिर बाद में किसको किसको आप क्या करने तो अच्छा लगता है? अभी ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, एक ही चीज में दबाव डालने का है कि ये अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है। हमारा ये माइनॉरिटीज को अपना इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने का राइट है, इसमें आप लोग आना जी। गलती है। तो आप अच्छा कृपा करके ये बिल मत लाओ। अच्छा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये वक्फ का क्या रोल है, वक्फ बोर्ड का क्या जी रोल है करके जी बोल के इसे प्रॉपरली आप पब्लिक को समझाओ, वो जी रोल को डिटरमिन करो, डिफाइन करो, यही वक्फ बोर्ड का रोल है करके बोल के मैनेज करने। अभी आप देखेंगे तो एक मुतवल्ली वक्फ का प्रॉपर्टी को 11 महीना ही लीज में या रेंट में दे सकता है, प्लीज को उससे ज्यादा देगा तो इलीगल है जी करके बोल के अभी एक्ट में बोल रहा है। दूसरा चीज, अगर आपको 11 महीने से ज्यादा 3 साल के अंदर लेना है तो वक्फ बोर्ड के पास जाना करके बोल रहा है। वक्फ बोर्ड के पास जी हाँ। जाएंगे तो फ्री में हमें ऑर्डर मिलता है क्या? प्रैक्टिकल चीज। नहीं नहीं अगर आपको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स या कुछ भी कमर्शियल एक्टिविटी को वक्फ में कुछ भी काम नहीं है, लेकिन वक्फ एक्ट क्या जी बोल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 30 ईयर्स के लिए चाहिए, तो आपको स्टेट सर गवर्नमेंट के पास जाके परमिशन लेना बोल रहा है। अच्छा अच्छा तो अभी हम वक्फ बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट के पास पीछे फिर रहे हैं, तो जो भी इधर इन्वेस्ट करने के लिए चाह रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, वो क्या बोलेगा, हम काय को इन्वेस्ट करूं, इसके बदले में दूसरा कुछ प्रॉपर्टी मैं इन्वेस्ट करके जा रहा हूं करके बोल के चले जा रहा है। तो वक्फ जी हाँ प्रॉपर्टीज आइडियल पड़ा है, वक्फ प्रॉपर्टीज किसी भी यूज में नहीं आ रहा है, जी तो इससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये कौम के लिए किस तरह यूज हो सकता है, माइनॉरिटीज मुसलमानों के आगाजी के लिए कैसा यूज हो सकता है करके बोल के प्रॉपर से यूज सोच के उसके मुताबिक आप कुछ एक्ट बनाएंगे, कुछ अमेंडमेंट लाएंगे, तो दैट विल बी अ गुड। इंस्टेड ऑफ दैट तो, यू आर इंसिस्टिंग एंड यू आर इंड्यूसिंग। बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो आम आवाम जैसे कि मुतवल्लिस हो या फिर बाद में मैनेजिंग कमिटीज हो या फिर फॉर्म एक्शन हो या फिर दूसरे को आम मुसलमान को अब ये बिल रोकने के वास्ते आप क्या सजेशन देते थे, किसको जाके पूछना पड़ता? आप वो बोल थोड़ा। अब जो भी ये जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी है, इसमें इंडिया अलायंस से भी ज्यादातर पार्लियामेंट मेंबर्स है। आप अच्छा उन लोगों को प्रेशर दो कि आप जी लोग इसके खिलाफ अपना ओपिनियन जारी करे करके बोल के ओके आप लोग इंसिस्ट करो उन लोगों को। ये नंबर 2, आप जितने भी इंडिया अलायंस के, क्योंकि वो क्या बोले, हम ही माइनॉरिटी के हमदर्द हैं, हम ही माइनॉरिटी को बचाने वाले हैं करके बोले, तो जी उनसे बोलो जब भी ये बिल के अंदर वोटिंग होएगा तो आप पार्लियामेंट छोड़ के भागो मत, ओहो पार्लियामेंट में बैठ के उसके खिलाफ आप वोट दो। अच्छा आपका वोट और आपका उधर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी अगर आप नहीं होंगे, आप उधर नहीं बैठेंगे, तो आप गद्दार हो करके बोल के आप उन लोगों से बोलो। ओहो ओके अगर आप नहीं जाएंगे तो जितने भी ही उसमें 2/3 मेजॉरिटी में वोटिंग चलेगा, 2/3 मेजॉरिटी वोट हो जाएगा, तो ये बिल पास हो जाएगा। ओहो अगर आप जाएंगे, जाके इसके खिलाफ वोट करेंगे, तो जी बीजेपी को आज 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हाँ हाँ तो ये बिल पास नहीं होएगा। अच्छा तो अच्छा आप लोग इंसिस्ट करो, आप लोग रोड में मत आओ, जी आप जी धरना मत करो, आप ये क्या शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ ऐसा वैसा कुछ भी मत करो, आप जी अपना काम करो। ये जी की एक चीज आप हो सके तो एक 30 रुपीज खर्चा करो, अपना एमएलए या अपना एमपी को एक लेटर लिखो कि हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं, और आपने बोला था कि आप लोग मुसलमानों का राइट बचाएंगे करके बोल के, तो इसमें जी हमारा राइट जा रहा है, तो आप लोग हमें हमारे आवाज बन के
इस बिल के खिलाफ आप वोट दो, जब भी वोटिंग होगा आप उधर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप नहीं होंगे तो आप कौम के मुसलमानों के गद्दार हो करके बोल के आप लेटर लिखो। जी जी जी, क्योंकि ये सब अश्योरेंस उन लोगों ने दिया था ना। हाँ इलेक्शन से पहले क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? अपना काम छोड़ के काहे को अपने बीवी बच्चों को लेके रोड में जाके बिल पास मत करो, आप वी आर अगेंस्ट टू दिस बिल करके बोल के क्यों हल्ला मचा रहे हो? As per constitution, they are your representative. You can approach them, you can ask them to present at the parliament on the day of voting and insist them to vote against the bill. If they voted against the bill, then the bill will not be passed and the amendment cannot be carried in the Waqf Act. ये हर एक वोटर, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया और हर एक जो भी वक्फ में इंटरेस्टेड है और हर एक मुसलमान को ये अपना 30 रुपया खर्चा करके उस अपना कंसर्न पार्लियामेंट मेंबर को लेटर लिखने के लिए बोलिए। अगर वो लेटर लिखेंगे, वो लेटर पहुंचेगा, उसके बाद भी वो उधर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, वो इसके खिलाफ वोट नहीं दे रहा है, तो समझो आपको नया पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना है। दिस इज द न्यू एरा फॉर आवर न्यू इंडिपेंडेंट मूवमेंट। वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस करके बोल के आप लोग जान लो। आपके लिए कौन भी नहीं है, सिर्फ आपके सिवा करके बोल के इसमें से पहचान लो। यही मेरा संदेश है। ओके साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब, क्योंकि बहुत सारा जो है हमारे को जो नॉलेज नहीं था इसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना बनने का बहुत अच्छा तरीके से समझाए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे मोहम्मद गौस साहब। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर ये बिल को अगर होना चाहिए। सर और एक छोटा चीज, मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं होगा, आप लोग एडजस्ट कर लो मेरे को। मेरा उर्दू रख के आप कुछ भी गलती मत लेना। सर नाज़रीन, ये थे हमारे मोहम्मद गौस साहब जो मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट है और टीपू सुल्तान पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, अगर ये बिल को अगर आप पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं करवाना चाह रहे हैं तो आपको धरना करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत है। सिर्फ आप जो अपने अपने इलाकों के एमएलए हो या एमपीस, उन्होंने एमपीस को जाकर उन्होंने, क्योंकि पहले इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मुसलमानों के हुकूक में किसी तरह की जो है तलकीन होने नहीं देंगे, यानी कुछ भी राइट्स को जो है वायलेट होने नहीं देंगे बोलने का वादा किया था। उनको जो है एक, अगर आप हो सके तो जाकर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या फिर एक 30 रुपया खर्चा करके जो है एक रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए से आप खत लिख सकते हैं कि ये हमारे मुसलमानों के खिलाफ है बिल, और हमारे मुसलमानों के दरमियान में जो आस्था जो हम रखते हैं, जैसे कि आस्था तो हर किसी की आस्था है, अपने हमारे धर्म के हिसाब से आस्था जो हम रखते हैं, मसाजिद हो, दरगाह हो या आशुर खाने हो या कुछ भी जो रिलीजियस प्लेसेस है इस्लाम के तक के, उसमें गैर मुसलमानों का मुदाखिलत होना हमारे लिए ये जायज नहीं है और गवारा नहीं देगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जितने भी हो सके, मैं ये चाह रहा हूं कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर और आप ज्यादा से ज्यादा अपने अपने इलाकों में जो है उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए ताकि लोगों को मालूम हो। तो मोहम्मद गौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द पी टाइम्स में अपना कीमती वक्त देने का। शब्बा खैर साहब, अस्सलाम वालेकुम।